हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। हिंदी माध्यम ये गणित है और हम लोग अभी कक्षा 11वीं में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। लेकिन इसके पहले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, और 11वीं के अलावा 12वीं, 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं जो भी है, 6वीं भी साथ में, मतलब 6वीं से लेकर 12वीं तक जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से मुफ्त है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसे देने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। ना आपसे कोई बोलने वाला है कि आप इतने वीडियो पर देख चुके हैं, अब हमें आगे के देखने के लिए इतने पैसे दीजिए। बस पढ़ते रहिए। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि ये क्या होती है, और उसके बाद इसके बहुत सारे उदाहरण। चलिए वन बाय वन। समांतर श्रेणी, जो कि आप लोग कक्षा 11वीं में जानते आए हैं कि एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो। पहली परिभाषा तो यही है कि क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो। जैसे आपने देखा था कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ श्रेणी है जिसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसे आप ऐसे लेकर मान लीजिए AN तक लिख रहे हैं, तो आपने ये देखा था कि अगर मैं A2 में से A1 को घटाऊं तो ये D के बराबर आता है, जिसे आप जब A3 में से भी A2 को घटाया जाए, जब A4 में से A3 को घटाओगे, मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर लोगे, तो वो सदैव इसके बराबर आता है। अगर यहां पर आप AN में से AN-1 को भी घटाओगे तो भी D के बराबर आता है, और इसीलिए इस D को सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर मतलब सभी का अंतर, है ना, सर्वांतर। अंग्रेजी में इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। हिंदी में सर्वांतर, जिसे आप डी से निरूपित करते हैं। और जैसा कि हमने एक प्रश्न भी किया था, ये जो परिभाषा है ये आप प्रयोग करते हैं जब पहली बार आप समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी पढ़ते हैं। शॉर्ट में इसे एपी कहा जाता है। खैर, हमारे लिए पहली परिभाषा यहां से यह मिलती है कि अगर मैं AN में से AN-1 को घटाऊं तो मुझे सदैव D मिलता है, या फिर AN बराबर AN-1 प्लस D होता है। यह पहली परिभाषा है जो आपको समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। हमने एक प्रश्न भी किया था जहां पर एक प्रश्न था कि AN बराबर AN-1 प्लस 2 था, तो वहां आपने अनुक्रम निकाले थे, 5 पद निकाले थे, और पहला पद आपने देखा था कि जो अंतर था वो 2-2 आ रहा था, 1, 3, 5, 7, 9, 11 में। खैर, ये जो चीज लिखी होती है यही D होती है। हो सकता है ये धनात्मक हो सकता है ये ऋणात्मक हो। अगर किसी अनुक्रम में D धनात्मक या D ऋणात्मक होती है, D शून्य भी हो सकती है। मतलब D जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। D शून्य हो सकता है, D परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की, मतलब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। D कुछ भी हो सकता है, तो अगर D एक धनात्मक संख्या है, जैसे मान लीजिए आपने पहले तो ये देखा कि एक प्रथम पद होता है जिसे अपन प्रथम पद कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से A से निरूपित किया जाता है, ये प्रथम पद है। और किसी भी समांतर श्रेणी को जानने के लिए, उसको पूरी तरह से जानने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है, प्रथम पद और D। अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं, व्यापक पद भी निकाल सकते हैं। खैर, अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आपने देखा कि समांतर श्रेणी के अंदर मैं A2 को लिख सकता हूं A प्लस D, प्रथम पद सर्वांतर, ठीक है।
A3 को लिख सकता हूं A2 में आपने फिर D को जोड़ दिया, A4 के लिए आपने क्या किया, आपने A3 में फिर से D को जोड़ दिया। मतलब आप हर नए पद को बनाने के लिए D को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपका जो अनुक्रम है वो इस तरह से बनता है कि एक तो पहला पद A है, फिर A प्लस D है, फिर A प्लस 2D है, फिर A प्लस 3D है। ऐसा क्यों? क्योंकि A2 का मतलब तो A प्लस D था, तो A प्लस D में आपने फिर से D जोड़ा तो A प्लस 2D। अगर आप इसके बारे में बात करें तो A3 का मतलब तो A प्लस 2D था और इसमें फिर से अपन ने D जोड़ा तो A प्लस 3D। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिमित हो या अपरिमित हो पता नहीं चलता। समांतर श्रेणी के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये एक समांतर श्रेणी है, हाँ, क्योंकि सारे पदों का जो अंतर है वो समान है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 1 10 19 28 37, यहां पर भी जो अंतर है वो 9 का है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 15 12 9 6 3 0 और -3। इस समांतर श्रेणी में जो अंतर है वो -3 का है। मतलब इसमें आपने इसमें 3 घटाया, फिर इसमें 3 घटाया, इसमें 3 घटाया, इसमें 3 घटाया, इसमें 3 घटाया। ठीक है, और उसके बाद एक समांतर श्रेणी ऐसी भी हो सकती है 15 15 15, फिर 15 15 15। अब सर ये समांतर श्रेणी कैसे हुई? तो देखिए, वन बाय वन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। यहां पर D का जो मान है वो 1 है, यहां D का मान 9 है, यहां D का मान -3 है ना। पहली दो अनुक्रम में D का मान 1 और 9 है, मतलब जो अनुक्रम है उसमें D 9 होगा या 1 होगा, आप उस संख्या को जोड़ते चले जाएंगे तो जो मान होगा वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब इस तरह के अनुक्रम को हम कहते हैं कि यह बढ़ता हुआ अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम है। वर्धमान शब्द का प्रयोग बढ़ती हुई चीजों के लिए किया जाता है। यहां पर चीजें ऋणात्मक हो रही है, मतलब घट रहा है, D जो है वो ऋणात्मक है। तो 15 से 12 पे पहुंच गए, 12 से 9 पे पहुंच गए, 9 से 6 पे, 6 से 3 पे और 3 से 0 पर। मतलब ये जो अनुक्रम है वो आपको, मतलब उसमें पदों का जो मान है वो घटता चला जा रहा है जैसे जैसे पदांक बढ़ रहा है। 1 पे 15 है, 2 पे 12 है, 3 पे 9 है। तो इस तरह के अनुक्रम को ह्रासमान अनुक्रम कह सकते हैं। ठीक है, या घटता हुआ अनुक्रम कह सकते हैं। इस अनुक्रम में D का मान 0 है, ना तो D बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इस तरह के अनुक्रम को आप अचर अनुक्रम कह सकते हो। अचर अनुक्रम मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका 1000वां पद कौन सा है तो आप बोलोगे 15, 10,000वां पद 15, तीसरा पद 15, दूसरा पद 15। तो यहां D से या यहां इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पदांक है। मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1000वां पद कौन सा है, फर्क नहीं पड़ता, 15, 50,000वां पद भी 15। खैर, अच्छा, यहां इस वाले को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। आपने ऐसे सवाल किए होंगे कि यदि एक अनुक्रम है तो एक पद ऐसा है जो 0 हो रहा है। ठीक है, तो क्या अगर ऐसा कोई अनुक्रिया, ऐसा कोई एपी है जिसमें एक बार एक पद 0 आएगा, जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे एक अनुक्रम है 7, फिर आपने मान लीजिए -3 घटा दिए तो 4 पर पहुंच गए, फिर 3 घटाए तो 1 पर, फिर -2 पर और फिर -5 पर। तो इस वाले अनुक्रम के अंदर D का मान -3 तो है, लेकिन एक भी पद ऐसा नहीं है जो 0 के बराबर है। इस वाले अनुक्रम में एक भी पद ऐसा नहीं है जो 0 के बराबर है। अगर D का मान ऋणात्मक है और अनुक्रम अपरिमित है तो जरूरी नहीं है कि उसका एक पद 0 आए। कोई पद 0 हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद ऋणात्मक पद तो आएगा। यहां -3 एक ऋणात्मक पद है, यहां -2 एक ऋणात्मक पद है, तो पद ऋणात्मक तो आएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट है जो आपको डिस्कस करने चाहिए और याद रखना चाहिए।
चलिए बात करते हैं व्यापक पद के बारे में। काम का है, आप लोग डिस्कस तो कर चुके हैं, हालांकि इस पर मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं अनुक्रम में व्यापक पद। व्यापक पद को आप कक्षा 10 से इस तरह से लिखते आ रहे हैं कि ए एन बराबर n-1 डी, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। जैसे किसी अनुक्रम को लिखा जाए 3, 5, 7, 9। अब आपसे बोले कि इस अनुक्रम का 15वां पद निकालना है, तो पदांक जो है वो 15 है, n का मान जो है वो 15 है, a का मान 3 है, पहला पद। d का मान कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 2 आना चाहिए। अच्छा, कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, आप d निकाल लीजिए 2-3 अलग अलग पदों से। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 1, 5, 9, 13, ठीक है, और आपको कहा जाए 1, 6, 9, 14। अब आपसे बोले कि पता कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। तो आपने इन दोनों का अंतर निकाला, 4 आया, इन दोनों का अंतर निकाला, 4 आया, इन दोनों का अंतर निकाला, 4 आया। मतलब सर्वांतर जो अंतर जो है वो सभी का सेम है, इसलिए डी 4 है। यहां अंतर निकाला 5 आया और यहां अंतर निकाला 3 आया, मतलब यहां पर अंतर जो है वो समान नहीं है। खैर, बात करते हैं आगे। इतना ठीक है क्या? ठीक है। अगर आपसे बोले कि 15वां पद निकालना है तो वो तो बड़ा आसान है, 3 + 15 - 1 गुणा डी मतलब 2, तो 3 + 14 गुणा 2, ये हुआ 31। खैर, ये हुआ व्यापक पद का एक उदाहरण, लेकिन हम कक्षा 11वीं में इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, ध्यान से देखना क्या बताने वाला हूं, जो आपके काम में आने वाला है। आपने लिखा ए एन बराबर a + n-1 गुणा डी। ये डी को ना अंदर गुणा कर दो, ND - D। ए एन बराबर ND + a - D। अब ये चीज आपने क्या नया कर दिया है इसमें नया मैंने ये किया है कि अगर मैं व्यापक पद को देखने की कोशिश करूं तो व्यापक पद सदैव n में एक रेखिक समीकरण होता है। n जो है यहां प्राकृत संख्या है, नो डाउट अबाउट इट। अगर n की घात 2 आ जाती है तो वो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं होगा। अगर किसी भी श्रेणी में, अगर कहीं भी समांतर श्रेणी है तो व्यापक पद में n की घात 1 होना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई लिखा जाए कि क्या यह चीज एक समांतर श्रेणी निरूपित कर रही है, हां, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि क्या ये 3 पदों में से कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी के व्यापक पद को निरूपित करता है, कौन सा नहीं करता है, तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि n की घात 1 होना चाहिए। कितनी? n की घात 1। यहां n की घात 1 है, बिल्कुल है, AP है। यहां n की घात 1 है, बिल्कुल है, AP है। यहां n की घात 1 से ज्यादा है, 2 है, AP नहीं है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निरूपित कर रहा है, ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निरूपित कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा। कक्षा 10 में चेक करने का तरीका क्या था कि सर n बराबर 1 निकालो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 3 रखो, और उसके बाद जो 3 पद मिले उनका सर्वांतर निकालो। यहां पर भी वही करते, लेकिन ट्रिक अपन ने याद रख ली कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसे इस तरह से निरूपित किया जा सकता है, और मतलब बहुत अच्छे जनरलाइज तरीके में इसे ऐसा लिखा जाता है कि जो an होता है वो अल्फा n प्लस बीटा होता है। मतलब n में एक रैखिक समीकरण होता है जहां अल्फा का मतलब d होता है और बीटा का मतलब प्रथम पद माइनस d होता है। इतना सा
ठीक है क्या? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए एन बराबर 5n है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो हमें यह नहीं देखना है कि आगे क्या जुड़ा है क्या घटा है, नहीं, n की घात 1 है, बिल्कुल है, तो ये भी एक एपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि इसमें जो जुड़ा है वो शून्य जुड़ा है, बात खत्म। यहां 5 2 10 था, यहां शून्य है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। क्लियर है क्या? अब इन्हीं समांतर श्रेणी में वन बाय वन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है। तो इसकी जो ट्रिक है वो देख लो फटाफट। ए एन आपको दिया है 3n + 5। गौर से देखो, गौर से क्या देखो, गौर से ये देखो कि अच्छा ए नहीं है ना यहां पर, बीटा का मतलब a - d। हाँ, गौर से देखो कि वो संख्या जो n के आगे लिखी है वो d है, अल्फा बराबर d। वो संख्या जो n के आगे लिखी है वो d है। तो इस समांतर श्रेणी में जो d है वो 3 है, जो संख्या n के आगे लिखी है। दूसरी समांतर श्रेणी में an या an दूसरा लिखा हुआ है 3n - 2, तो यहां पर d का मतलब जो संख्या n के आगे लिखी है। दूसरे में an बराबर 5n है प्लस 0 है, तो यहां पर d का मतलब वो संख्या जो n के आगे लिखी है, मतलब 5। इतना सा है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो अपन और भी समझने की कोशिश करेंगे, चिंता की कोई बात इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है सर, प्रथम पद कैसे निकालें फिर? प्रथम पद भी तो निकालना होगा। हाँ बिल्कुल निकालना होगा। प्रथम पद निकालना भी बड़ा आसान है। प्रथम पद निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ n का मान 1 रखते हैं, सिर्फ a बच जाता है। तो वहां सिर्फ a कैसे निकालें? तो a निकालने का तरीका यह है कि ये जो बीटा है इसमें से अगर d को घटा दोगे तो a आ जाएगा। बीटा में से अगर d को घटा दोगे तो a आ जाएगा। बीटा मतलब वो संख्या जो ध्यान से सुनना, वो संख्या जो d के आगे लिखी है। मतलब बेसिकली बीटा में d को जोड़ना पड़ेगा, सॉरी घटाना नहीं, इधर आएंगे तो जुड़ जाएगा ना। बीटा में d को जोड़ देंगे तो a का मान कैसे निकाले? a मतलब प्रथम पद, कैसे निकलेगा? d मतलब 3, बीटा मतलब वो संख्या जो n के अलावा लिखी है 5 में 3 को जोड़ दो 8 के बराबर। यहां पर a -2 में 3 को जोड़ दो 2 के बराबर। यहां पर a 0 में 5 को जोड़ दो 5 के बराबर। a इस तरह से निकाला जाता है। क्या करना है, अगर आपको an बराबर ऐसा कुछ दिया जाता है तो प्रथम पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्फा और बीटा को जोड़ देना है। यह और सिंपल तरीका है। प्रथम पद निकालने के लिए अल्फा और बीटा को जोड़ दीजिए। अल्फा बीटा मतलब 3 5 को जोड़ा 8 पहला पद, 3 - 2 को जोड़ा 2 पहला, 3 - 2 को जोड़ा तो 1, 2 नहीं 1, ठीक। 5 0 को जोड़ा 5, ये पहला पद। ये जानकारी आपको प्रथम पद और सर्वांतर के बारे में मिल सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उम्मीद है पूरी तरह से आई। ठीक है क्या? तो अपन इसको एक ट्रिक की तरह याद कर लेते हैं फटाफट कि यदि an ऐसा करके दिया जाए अल्फा n प्लस बीटा, तो प्रथम पद जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा और जो सर्वांतर होगा वो अल्फा जो संख्या n के आगे लिखी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समांतर श्रेणी में आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि यदि समांतर श्रेणी के सारे पदों में कोई संख्या जोड़ दी जाए, अगर कोई समांतर श्रेणी है, जैसे मान लीजिए a, a2, a3, a4 ऐसे लेकर an। अब इस समांतर श्रेणी में मान लीजिए आपने कोई k नाम की संख्या जोड़ दी है, तो पहले पद में भी आपने k जोड़ा
दूसरे पद में भी आपने k जोड़ा, तीसरे पद में भी आपने k जोड़ा, चौथे पद में भी आपने k जोड़ा, ऐसे लेकर आखिरी वाले पद में भी आपने k जोड़ा। तो अगर आपने आखिरी वाले पद में भी k जोड़ा, यदि ये एक AP है तो ये भी एक AP ही होगी। मतलब किसी समांतर श्रेणी के सारे पदों को एक अचर संख्या से जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक AP मिलती है, मतलब समांतर श्रेणी मिलती है। और अगर इसका सर्वांतर D है तो इसका सर्वांतर भी D होगा। अगर पहले वाले का सर्वांतर D है तो दूसरे वाले का सर्वांतर भी D होगा। आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 15 और 25, 35, ये एक समांतर श्रेणी है। मान लीजिए इसका जो सर्वांतर है वो 10 है, आप देख चुके हैं, और ये AP में है ना। अगर मैं यहां पर सब जगह मान लीजिए 4 जोड़ देता हूं तो 9, 19, 29, 39, D यहां पर भी 10 ही है। मान लो आपने क्या किया, आपने इसमें +4 कर दिए। मान लो आप अगले वाले में -3 कर देते हो। ये k चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो फर्क नहीं पड़ता, k जो है एक वास्तविक संख्या है। तो अगर मैंने यहां पर -3 किया तो ये 6, ये 16, ये 26 और ये 36। इस केस में जो D है वो 10 रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक, तो D का परिवर्तन समांतर श्रेणी में कोई एक पद जोड़ने से या घटाने से नहीं होता। सारे पदों में जोड़ना, एक में नहीं जोड़ना। ऐसा नहीं कि एक में जोड़ दिया तो पहले वाले को 10 को बना दिया 12 और अगले वाले को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसके बाद यदि आप किसी समांतर श्रेणी के सारे पदों में कोई एक संख्या k का गुणा कर देते हैं तो ये AP में तो रहेगा, लेकिन इसका जो D होगा, अगर इसको D2 कहो तो ये पुराने वाले D का k गुना हो जाएगा। उदाहरण ले लें फिर से वही, जैसे मान लीजिए उदाहरण है 5, 10, 15, 20 और 5, 10, 15, 20 नाम की एक AP है। आपने क्या किया, इस पूरे में 2 का गुणा कर दिया। अब चूंकि इसका D आपको 5 दिख रहा है, अब 2 का गुणा कर दीजिए तो 10, 20, 30 और 40। यहां पर D कितना आया, 10 आया, और ये 10 क्या है, 2 गुणा 5 है। मतलब अगर समांतर श्रेणी में 2 का गुणा किया तो D भी 2 का डबल या D भी डबल हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में 1/2 का गुणा करोगे तो D आधा हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में 10 का गुणा करोगे, 5 का गुणा करोगे तो D 10 और 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर यहीं पर आप भाग भी देते तो भी चीज वही होती जो अपन बोल रहे हैं। अगर मैं भाग दे देता, मान लीजिए आपने किसी k नाम की संख्या से भाग दे दिया। अगर आपने k नाम की संख्या से भाग दे दिया तो जो नया D बनेगा वो भी पुराने D को k से भाग देने पर बन जाएगा। बस इतने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी समांतर श्रेणी में सारे पदों में एक अचर संख्या जोड़ने पर ना तो D परिवर्तित होता है पर समांतर श्रेणी रहती है। अगर गुणा करेंगे तो समांतर श्रेणी रहेगी, D का परिवर्तन या D का गुणा करोगे तो, और भाग दोगे तो भी। लेकिन जिस संख्या से भाग या गुणा कर रहे हो, यहां बात ध्यान रखना, वो शून्य भी नहीं होनी चाहिए, है ना, शून्य भी नहीं होनी चाहिए। एक अशून्य संख्या से गुणा करना है। k एक वास्तविक संख्या है लेकिन ये कैसी है, अशून्य है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें मतलब योग का सूत्र भी आप पढ़ चुके थे, बस उसे ही देखना और कुछ देखना नहीं है हमें इस प्रश्नावली में। योग के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो योग के बारे में ख्याल जो है वो बड़ा अच्छा है। समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है हमें वो निकालना होता है। अगर a1 है, ठीक है, प्लस जैसे अपन ने लिखा ना a1, ठीक है, फिर a2, फिर a3, ऐसे लेकर हमें an पदों का योग करना है ना, ठीक है। तो देखो आपने योग लिखा s के बराबर, s का मतलब a1
प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे लेकर आप पहुंच गए AN तक। अब A1 का मतलब क्या है? A1 का मतलब तो है A, A2 का मतलब A प्लस D, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D। वैसे ही AN का मतलब क्या होता है? वो होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा D। यही होता है, बिल्कुल। एक काम करो ना, जैसे आप लिखते हो ना कि 10 को अगर मैं 5 में जोड़ता हूं तो 5 को 10 में जोड़ता हूं बराबर है। मैंने क्या किया, इसी को फिर से लिख दिया पर उल्टा करके। वो वाले पद को पहले लिख दिया A प्लस N माइनस 1D, उसके बाद उसके पहले वाले पद को A प्लस N माइनस 2D, ऐसे लेकर ये आखिरी में A बच जाएगा। मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया, ये जो पद लिखा था इसको उल्टा करके लिख दिया और दोनों को जोड़ दिया। ये S और S मिलकर हो गए 2S। हमें S निकालना है, सूत्र डिराइव कर रहे हैं अपन। A को A में जोड़ोगे तो 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D, प्लस A प्लस D को इसमें जोड़ोगे ना तो फिर आपको मिलेगा 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। ऐसे आखिरी वाले पद में A से A जुड़ेगा तो फिर मिलेगा 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। ऐसे बहुत सारे पद यहां पर आपको मिल गए। ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। बात ऐसी सुनो कि इन दोनों से एक पद बना, इन दोनों से एक पद, टोटल n पद थे। यही कहानी कितनी बार आ गई? n बार आ गई। तो अगर एक ही कहानी n बार आ गई तो क्या मैं लिख सकता हूं 2s बराबर n गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और अगर मैं 2 को भाग दे दूं तो s बन जाता है n बटा 2, साथ में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और यही आपने योग का सूत्र पढ़ा भी था। फटाफट चेक कर लो मैं सही हूं या गलत हूं। तो अच्छा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में, तो अपन ने इसको हटा दिया फिर, और अपन ने सूत्र को फिर से लिख लिया एक बार और कि s बराबर n बटा 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब पदों की संख्या परिमित हो। जब n का मान परिमित होगा तभी n लिखोगे ना। n का मान 1000, 10,000, 50,000 होगा तो लिखोगे। n का मान अगर अनंत हो गया तो क्या लिखोगे? ये पहला सूत्र है योग का। दूसरा सूत्र s बराबर ऐसा होता था n बटा 2, आपने a को 2 भाग में तोड़ दिया तो s का मतलब n बटा 2, a का मतलब क्या है? प्रथम पद। बात तो सही है। और a प्लस n माइनस 1 d का मतलब क्या है? अंतिम पद। तो अगर आप प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर n बटा 2 से गुणा करोगे तो भी आपको सम या योग मिल जाएगा किसी भी समांतर श्रेणी का। ठीक है, बात तो अच्छा। तो इसे लिख सकते हैं a बराबर या s बराबर n बटा 2 a प्लस an, जो कि आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो। यह दूसरा सूत्र है समांतर श्रेणी के योग का। बात इतनी भी ठीक है। क्या हम दूसरे सूत्र को फिर से समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। और अब देखो आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि यदि समांतर श्रेणी ऐसी ही दी हुई है, ये 2 सूत्र फटाफट लिख लो, चिंता की बात नहीं है। इसी सूत्र पर और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या करते हैं वो देखो। अगर मैं इस s में ये n बटा 2 का अंदर गुणा करने की कोशिश करता हूं, ये तो मिला 2a प्लस ND माइनस d। आपने d को ना अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दिया। अब ये n बटा 2 का पूरी दुनिया में गुणा कर दो। तो s बराबर n बटा 2 का 2a में गुणा किया तो 2 से 2 कैंसल, सिर्फ बचा n गुणा a प्लस n से n टकराया, n का वर्ग बटा 2 गुणा d माइनस n बटा 2 d।
एक काम करते हैं, जो एन एन वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। मैंने लिखा n गुणा a माइनस डी बटा 2, ये d के बटा में 2 को भेज दिया, प्लस n का वर्ग साथ में d बटा 2। थोड़ा सा और प्यारे तरीके से इसे लिख लेते हैं कि s जो होता है वो d बटा 2 n का वर्ग प्लस a में से d बटा 2 को घटा दिया जाए तब n, यही आपका सही जवाब होता है। मतलब ये n को निरूपित दूसरे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो हमने माना कि s को मैं लिख सकता हूं an का वर्ग प्लस bn, और अगर आपको याद है तो ये एक द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के जैसा है। द्विघात बहुपद कैसा होता है? द्विघात बहुपद ऐसा नहीं होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, या बहुपद के लिए यहां y लिख दो, है ना जी, यहां अपन ने y लिख दिया, ऐसा कुछ y बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। a का मतलब, जहां a का मतलब है d बटा 2, मतलब सर्वांतर का आधा, ठीक है, और b का मतलब है a माइनस डी बटा 2। ठीक है क्या? ठीक है, a का मतलब d बटा 2, तो यहां पर मैं b को लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे d निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? फिर a का डबल कर दूंगा, हां ठीक है, और अगर a निकालना होगा तो d बटा 2 की जगह a लिख दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर b की जगह या d बटा 2 की जगह a लिख दूंगा तो b प्लस a प्रथम पद के बराबर आ जाएगा, या a प्लस b लिखो, वो थोड़ा अच्छा सुनने में लगता है। क्या है सर ये, क्या पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये कोई मतलब है क्या इसका? बिल्कुल है, देखो ध्यान से, अगर समांतर श्रेणी के n पदों को ऐसा लिखा जाए तो पहली बात तो ये कि अगर आप s को इस तरह से लिख रहे हैं 5n का वर्ग प्लस 3n प्लस 2, तो ये कभी भी किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को निरूपित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण यह है कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है वो an या an का वर्ग प्लस bn होता है, वहां कोई भी अचर पद नहीं होता। यहां ये अचर पद है, इसलिए ये AP का योग नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके तीसरा पद निकालिए, तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, ठीक, योग निकालना है। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपसे बोले कि चलो आपने बोला कि वो 2 की वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं थी, तो अब क्या ये समांतर श्रेणी है? हमने जवाब बोला हां, AP है। अच्छा, अगर ये AP है तो इसका सर्वांतर कितना है? तो हमने कहा सर्वांतर जो होता है वो A का डबल। A क्या है? वो संख्या जो n के वर्ग के आगे, n का वर्ग के आगे 5 लिखी है, तो उसका डबल मिला 10। वाओ। दूसरा, प्रथम पद क्या होगा अगर ये समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी में तो 2 ही चीजें हैं, प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद क्या होगा? कुछ नहीं, जो n का वर्ग और n के आगे लिखिए, मतलब a और b जो है उनका योग प्रथम पद है। तो प्रथम पद जो है वो बड़ा सिंपल है, n का वर्ग और n के आगे लिखी हुई चीजें, मतलब 8। ये प्रथम पद है और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी के बारे में जान सकते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? हाँ या ना? नहीं आए समझ में तो कमेंट करते रहना कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। हालांकि ये चीज़ समझने लायक है भी नहीं, ये चीज़ आपको आपकी किताब से आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो इसकी मदद से सरल किए जा सकते हैं। क्या हमें इतना याद रहेगा कि समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो सूत्र है उसे an का वर्ग प्लस bn लिख सकते हैं, जहां a सर्वांतर का आधा और ये जो b है उसमें a जोड़ के प्रथम पद आ जाएगा। बस इतना सा है, ठीक है क्या? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या ये एक समांतर श्रेणी का योग है? फिर
s बराबर 5n का वर्ग। हाँ, क्यों? देखो ऐसे, s बराबर 5n का वर्ग प्लस 3 गुणा या 3 यहां पर n के साथ 0 लिख दिया जाए तो ये हो चुका। यहां पर जरूरी नहीं है कि a या b दोनों में कुछ ना कुछ लिखा हो सकता है a भी शून्य हो जाए, हो सकता है b भी शून्य हो जाए, हो सकता है दोनों एक साथ शून्य हो जाए। सारे केसेस में ये एक समांतर श्रेणी के योग के सूत्र को निरूपित करता है। बस इतना ध्यान रखना कि प्लस में कोई ऐसी एक अचर संख्या ना जुड़ी हो, बस। चलिए बात करते हैं इसके प्रश्नों की तरफ, समांतर श्रेणी के, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। पहला प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद n तथा nवा पद m है, जहां m और n बराबर नहीं है, तो pवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी का mवा पद am बराबर n और an बराबर m, ये दो चीजें दी है। mवा पद n तथा nवा पद m है और आपसे पूछा हुआ है ap। ठीक है, तो देखो am बराबर, am का मतलब a प्लस m माइनस 1 d बराबर n, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 d बराबर m, जो ये होता है उसी में -1 गुणा d। ठीक है, आप इसे प्रथम पद, इसे प्रथम समीकरण, इसको दूसरा समीकरण कह दो और दोनों में से एक दूसरे को घटा दो। घटा दिया, अगर घटाया तो देखो क्या होगा, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक, तो a में से a गया तो 0, यहां पर बचा m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d और ये n माइनस m। हाँ जी, तो देखो क्या होगा, md माइनस d माइनस nd प्लस d बराबर n माइनस m। d से d गए, m माइनस n गुणा d बराबर n माइनस m। अगर मैं d को निकालने जाऊं तो n में से m गया, m बटा n, तो ये मिलेगा -1। ये चीज आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर समांतर श्रेणी का mवा पद n और nवा पद m है तो d का मान -1 होना चाहिए। d का मान कितना? -1। अब a का मान निकालें तो n बराबर a प्लस m माइनस 1 d था, यही था ना। d का मान -1 रख दो, तो d का मान -1 अगर रखा जाएगा तो मिलेगा n बराबर a माइनस m माइनस 1। इतना ही है, d का मान -1 रख दिया, तो a का जो मान है वो मिलेगा n प्लस m माइनस 1। ये a का मान है। क्या ये बात भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपको निकालना है AP। AP मतलब पीवा पद, a प्लस p माइनस 1 d। तो a प्लस p माइनस 1 d का मतलब कितना है? a का मतलब n प्लस m माइनस 1, p का मतलब तो p है, पता नहीं, d का मतलब -1। तो क्या होगा यार, n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 गया, n प्लस m माइनस p आपका पीवा पद है। यही आपका सही उत्तर है, n प्लस m माइनस p। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो दिया रहे उसका कैलकुलेशन करना है। कक्षा 10 में ऐसा सवाल एक बार मतलब 1-2 बार से ज़्यादा भी आ चुका है। एक बार तो पहले जेई में आया था, उसके बाद NTSC नाम की एक परीक्षा होती है जिसमें भी पूछा गया था। खैर, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग यदि ऐसा है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है ऐसा ऐसा, है ना। कैसा? s बराबर np प्लस 1/2 n गुणा n माइनस 1 q। देखिए, इस तरह के केस में आपको समांतर श्रेणी का जो s है उसे इस रूप में लिखना होगा और कुछ नहीं, n/2 2a
प्लस n माइनस 1 गुणा d। इतना करना होगा बस। तो बस कुछ मत करो, सबसे पहले n को बाहर निकालो, क्योंकि हमें n बाहर चाहिए। अगर n बाहर चाहिए तो यहां पर बचेगा p प्लस 1/2 n माइनस 1 गुणा q। अब हमें n के बटा में 2 भी चाहिए, तो ये 1/2 को बाहर निकाल लो। s बराबर n/2 2p प्लस n माइनस 1 गुणा q। हो गया यार प्रश्न हल। क्या हुआ देखो, तुलना की जाए तो 2a के बराबर 2p है, तो a बराबर p है। ठीक है, तुलना करने पर a बराबर p और d बराबर q होना चाहिए। ये d q के बराबर, जो n माइनस 1 के आगे लिखा है वही d होता है, यहां q लिखा है वही d है। बस इतनी सी बात है। दूसरा तरीका, उसे थोड़ा सरल कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं मेथड नंबर 2, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। s को लिखा जा सकता है ऐसा, np प्लस 1/2 n का वर्ग q माइनस qn/2। और अपन थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q/2 n का वर्ग माइनस p या प्लस p माइनस q/2 n, ऐसा कुछ। अब हमने देखा कि जो n के वर्ग के आगे लिखा है वो d का आधा होता है, मतलब q/2 d का आधा होता है, तो d बराबर q। फिनिश। इतनी सी बात है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ, या उदाहरण नंबर 6 की तरफ। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, ध्यान ये रखना है, और उनके n पदों के योगफल का अनुपात ऐसा दिया है, तो 12वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। देखो क्या है, जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है S1, जिसका प्रथम पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, ऐसे लेकर आप AN पदों तक गए हैं। दूसरी समांतर श्रेणी है S2, जिसका जो पहला पद है वो α1 है, दूसरे में α2 है, α3 है, ऐसे लेकर हम αn तक गए हैं। आपको यह बोला है कि S1 बटा S2 का जो n पदों का अनुपात है, मतलब S1 के n पदों का अनुपात और S2 के n पदों का जो अनुपात है, उसे लिखा जा सकता है 3n प्लस 8 बटा 7n प्लस 15। अब यार जो n पदों का अनुपात तो ठीक है, लेकिन Sn तो n/2 प्लस a माइनस 1/2 होता है ना, ऐसा होता है ना। मतलब अगर मैं Sn को लिखूंगा तो वो तो ऐसा आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होना चाहिए, या d1 होना चाहिए, है ना। इसका सर्वांतर अपन d1 मान लेते हैं, इसका सर्वांतर अपन d2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये होगा n/2, क्योंकि n पदों का योगफल है 2α1 प्लस n माइनस 1 गुणा d2, यही होगा। ऐसा तो यहां दिया नहीं है, अनुपात में n/2 आना चाहिए था, नहीं है, तो क्या करें। तो इस तरह के केस में थोड़ा सा एडवांस है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले वाले में a12 और α12 का अनुपात निकालना है, ये चाहिए आपको। a12 प्लस α12, a12 क्या होगा, a प्लस 11d या a1 प्लस 11d1, और ये होगा α1 प्लस 11d2। अगर आपको d1 d2 और α1 अल्फा या a1 α1 मिल जाए तो अल्फा या a12 और α12 का अनुपात आप निकाल सकते हैं। आपको 12वें पद का अनुपात पूछा हुआ है। ऐसा ही है क्या। अब इसे करने का एक स्पेशल तरीका है, लेकिन अपन नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। नॉर्मल तरीका ऐसा है कि काम करो ना,
आपको n बटा 2 देखना है ना Sn के सूत्र में, तो ऊपर नीचे n बटा 2 का गुणा कर दो। कौन मना कर रहा है? 3n प्लस 8, और यहां पर भी n बटा 2 का गुणा किया तो 7n प्लस 15। देखो कुछ कुछ तो आया, लेकिन सर यहां n-1 होना चाहिए, यहां तो n है। तो ये जो n है इसके आगे जो संख्या लिखी है उसे एक बार यहां जोड़ दो, एक बार घटा दो। कितना हो जाएगा? n बटा 2 तो बाहर है, 3n माइनस 3 प्लस 3 प्लस 8, और n बटा 2 7n माइनस 7 प्लस 7 प्लस 15। जो संख्या n के आगे लिखी है उसको जोड़ना और घटाना होगा। अब देखो क्या है, n बटा 2 तो बाहर है, ये 3 और 8 मिला के 11, प्लस यहां से अगर आप 3 को बाहर निकाल लोगे तो n-1 गुणा 3 बटा यहां पर n-2, 7 और 15 23, प्लस n-1 गुणा 7, ऐसा कुछ। अब यार ध्यान से देखो इन दोनों की तुलना करने पर, ये S1 बटा S2 है। अगर S1 बटा S2 है तो S1 के सूत्र में 2a1 है, 2a1 का मान 11 है। बस तुलना कर दो फटाफट। अगर तुलना करोगे तो 2a1 का मान 11, मतलब a1 का मान 11 बटा 2। d1 का मान 3 आना चाहिए, बात खत्म। तो d1 का मान अपन ने देख लिया, तुलना करने पर 3 है, ठीक है। 2 अल्फा 1 का मान 23 है, तो अल्फा 1 का मान 23 बटा 2 हो जाएगा, और d2 का मान 7 होना चाहिए तुलना करने पर। अब आपको चाहिए a12 बटा अल्फा 12। कितना? a12 बटा अल्फा 12। a1 का मान 11 बटा 2 प्लस 11 गुणा d1 का मान 3, ठीक, बटा अल्फा 1 का मान 23 बटा 2 प्लस 11 गुणा 7। देख लो आपने कुछ नहीं किया, a12 बटा अल्फा 12 मतलब 12वें पद का अनुपात चाहिए था, अल्फा 1 d1 आपने निकाल दिया। इतना निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब देखो हल करना और कुछ नहीं करना, तो बटा 2 बटा वाली चीजें तो कैंसिल हो जाएगी। 11 प्लस 33 बटा 33 गुणा 2 66, और यहां पर 23 प्लस 77 का डबल, 7 7 14 144 है ना, शायद आई थिंक 154, 44 नहीं 154, इतना सा। अब ये तो हुआ 77 और ये मिला 7 1 7। तो ये आपका जवाब होना चाहिए a12 और अल्फा 12 पर। क्या ये जवाब सही है? आई होप सही है। 77 का गया 77, उसका डबल 154, यहाँ 7 और यहाँ पर भी 7, तो 77 बटा 177 आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब है। अल्फा 1 का मान 23 होना चाहिए, 12 और 5, ओहो हो, यहाँ पर 23 नहीं 22 होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक अभी हो जाता जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 5 12 मतलब 22 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 22 बटा 2 होना चाहिए। 22 बटा 2 मतलब 11 होना चाहिए। अपन इसको 22 बटा 2 ही लिखेंगे, है ना जी। बाकी सब चीजें कट गई, तो हाँ अब ठीक है। तो ये मिलेगा 6। अच्छा अब तो यहाँ सब कुछ 11 वगैरह सब कट जाएगा यार। ये 6 मिलेगा, ये 7 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। अब अगर 11 से या 7 से काटेंगे तो ये मिलेगा 7 बटा 16, और 7 बटा 16 सही जवाब है। बिल्कुल, मुझे लग भी रहा था कि 77 बटा 177 नहीं होना चाहिए। 7 5 12 था, अपन ने 23 लिया। 7 5 17 5 17 15 22 था, हम लोगों ने 23 लिख के कैलकुलेशन किया था। बाकी सब ठीक है। क्या किया? सबसे पहले एसएन का जो फॉर्मूला या एसएन का अनुपात ऐसे दिया है उसको स्टैंडर्ड अनुपात में लेकर आए, तुलना की तो a1 d1 और अल्फा 1 d2 अल्फा 1 और d2 निकाला। उसके बाद 12वें पद का अनुपात निकालना कोई बड़ी चीज हमारे लिए नहीं थी, हमने वो फिनिश भी कर दी।
तो इस तरह से समांतर श्रेणियों के सवाल आपको मिलेंगे। वैसे ये चीज आप पढ़ चुके हो, आपको यहाँ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर किसी न किसी तरीके से करेंगे। चलिए, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय 3,000 रुपए है तथा उसकी आय 10,000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ती है। मतलब भाई साहब को पहले साल में 30,000 नहीं 3 लाख रुपए मिले। ओहो हो। उसके बाद अगले साल में इसमें 10,000 रुपए बढ़ गए, फिर अगले साल फिर 10,000 बढ़ गए, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो सवाल बड़ा सिंपल है यार, कि देखो हर साल 10-10 हजार बढ़ रहे हैं, तो चूंकि हर साल 10-10 हजार बढ़ रहे हैं तो जो डी है या सब में जो जोड़ा जा रहा है वो समान है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में ए का मान 3 लाख, डी का मान 10,000 और कितने पदों तक योग निकालना है, 20 पदों तक, तो एन का मान 20। अब आपको 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। यह नहीं पूछा है कि 20वें वर्ष में कितनी आई है, टोटल 20 वर्षों में कितनी आय मिली, तो टोटल के लिए आपको योग करना पड़ेगा। एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ठीक, n बटा 2 मतलब 20 बटा 2, 2a मतलब 2 गुणा 3 लाख, 6 लाख हो गई ये तो, प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, डी का मतलब 10,000 है ना। ठीक है, तो ये तो 19 है ना। ठीक है, यहां से आप 10,000 बाहर निकाल देंगे, ये तो बचा 10, आपको यहां से 10,000 कॉमन निकल जाएगा, यहां से 4 0, यहां से 4 0, तो 10,000 आपने बाहर निकाल दिया, तो यहां से 4 0 चली गई, तो कितना बचा 30, तो यहां पर बचेगा 2 गुणा 30 प्लस 19। ठीक है, तो ये तो मिला 10 की घात 5, देख लो 10 की घात 4 गुणा 1 और 60 प्लस 19, तो ये मिला 79, साथ में 10 की घात 5 मतलब 7 9 1 2 3 4 और 5। बाप रे, इतना पैसा, कोई बात नहीं, होता है। आज की जो कहानी है उसमें आपने ये सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, हालांकि कहानी भी बची हुई है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को आप लोग कक्षा 10 से भी हल करते आए हो। अब प्रश्न को हल करने का अप्रोच थोड़ा बदलेगा क्योंकि अभी चीजें काफी बदली है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य एक अलग कॉन्सेप्ट है, समांतर श्रेणी के अंदर ही है लेकिन अलग सी चीज है। आप लोग समांतर श्रेणी को काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कक्षा 10 में, योग और nवा पद निकालना आपको आता है। मान लीजिए a और b नाम के 2 संख्याएं थी। अब आपसे बोला जाए कि जैसे 1 और 10 है, इनके बीच में 8 ऐसी संख्याएं लिखिए जो, ताकि जो भी आप संख्याएं लिखे वो सारी की सारी समांतर श्रेणी में हो। जैसे मान लीजिए आपने यहां एक संख्या लिखी a1 a2, ऐसी आपने an संख्याएं लिख दी और यहां इसे a और b की तरह अल्फा और बीटा लिखा जाए, तो अल्फा और बीटा के बीच में आपको इतनी संख्याएं लिखनी है कि जो संख्या बने वो समांतर, या जो ये अनुक्रम बने वो एक समांतर श्रेणी में हो। उस केस में इनको समांतर माध्य कहा जाता है। ठीक है, फटाफट ट्राई करो ऐसे केस में कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर a और b नाम की 2 संख्याएं या अल्फा बीटा नाम की 2 संख्याएं हैं, इसके बीच में आपको बोला कि n संख्याएं और रखो। ठीक है, तो हमने रखा a1 a2 a3 an, इन सभी को कहा जाता है समांतर माध्य। जैसे 3 और 4 के बीच में 4 समांतर माध्य मतलब 4 संख्याएं रखनी है। 10 और 15 के बीच में 4 समांतर माध्य मतलब 4 संख्या रखनी है 10 और 15 के बीच, ताकि जो संख्याएं बने वो एक समांतर श्रेणी में हो। तो आपको वो पता है आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर कि अल्फा से लेकर बीटा तक सब कुछ एपी में है।
ठीक है, मतलब अगर आप इन दोनों का अंतर निकालें तो भी डी है, इन दोनों का अंतर निकालें तो भी डी है। तो आप सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर है डी के बराबर। और ऐसे केस में जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद अल्फा के बराबर है। प्रथम पद क्या है, अल्फा के बराबर। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। कुल पद कितने हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पर कुल पद कितने हैं, तो देखो यार, आपने n तो समांतर माध्य रखे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो n तो बीच में रखे गए, दो पहले से थे, तो यहां n+2 कुल नए पद बन गए, टोटल पद बन गए n+2। अगर आपसे कहा जाए कि 1 और 5 के बीच में 10 संख्याएं ऐसी रखिए कि जो अनुक्रम बने वो समांतर श्रेणी में बने, तो आपने 10 संख्याएं रख दी, 1 था 2 था, तो या 1 था और 5 था, तो उस अनुक्रम में टोटल 12 संख्याएं हो गई। 1 5 तो पहले से था, 10 हमने रख दी, तो इस तरह से कुल पद इतने आ गए। अब देखो एक बात बताओ, इसमें आखिरी वाला जो पद है an+2 वाला, क्योंकि कुल पद an+2 है, तो n+2 कुल पद है, तो आखिरी वाला पद तो ये रहेगा बीटा, है ना। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि an+2 जो आखिरी वाला पद है वो प्रथम पद प्लस n+2 -1 गुणा d होगा। फॉर्मूला क्या है, कोई भी पद उस पद का पदांक -1 गुणा d। an के लिए क्या प्रयोग करते थे, an के लिए लिखते नहीं थे a + n-1d। मतलब क्या था, मतलब ये था कि जो संख्या यहां लिखी है उसमें 1 घटाकर d से गुणा कर दो, तो यहां n+2 है, उसमें 1 घटाकर d से गुणा कर दो, तो इसका मतलब तो बीटा है, ये अल्फा है, प्लस n-1 या n+2 -1 n+1 हो गए, है ना, क्योंकि पद यहां n की जगह n+2 हो गए हैं। तो d का जो मान है वो आएगा बीटा माइनस अल्फा बटा n+1। और जैसे ही आपके पास d का मान आया, आप ये वाली संख्या a1 को निकाल सकते हैं। a1 कैसे निकलेगा, a1 सर अल्फा नाम की जो संख्या है उसमें d जोड़ दो। a2 कैसे निकलेगा, सर अल्फा नाम की संख्या में 2d जोड़ दो। अब ये a1 a2 जो है ये समांतर माध्य है, समांतर श्रेणी के व्यापक पद नहीं है। अगर आपको कोई nवा समांतर माध्य निकालना है तो वो अल्फा प्लस nd हो जाएगा। खैर, अगर ये चीज समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो उदाहरण से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है, मान लीजिए प्रश्न आपको दिया है कि 6 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो मान लीजिए ये 3 है और ये 24 है, इसके बीच की 6 संख्याएं आपने रख दी a1, a2, a3, a4, a5 और a6। अब इन 6 संख्याओं को रखने से आपको पता चला कि ये पूरी की पूरी कहानी एक समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद जिसे आप अल्फा अभी कह रहे थे वो है 3 के बराबर। अंतिम पद जो कि बीटा है किसके बराबर, 24 के बराबर। अब मुझे फटाफट बताओ यहां कुल पद कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। हमने 6 पद रखे, 2 पहले से थे, 3 और 4, तो कुल पद हो गए 8। तो चूंकि अंतिम पद 24 है वो होगा प्रथम पद प्लस आखिरी उसका पदांक गुणा d। अरे n का मान यहां 8 मान लो, ऐसा करो, तो 24 में से 3 गए तो 21 बराबर 7d। तो यहां से d का मान आया 3। कितना, d का मान आया 3। अगर d का मान 3 है तो अब एक बात बताइए, आपको निकालना है a1। a1 क्या है, इस 3 में आपको d जोड़ना होगा, मतलब 3 जोड़ना होगा, 6। a2 मतलब इस 3 में आपको 2d जोड़ना होगा, तो 3 + 3 × 2 मतलब 9। कैसे,
इसमें d जोड़ोगे ये मिल जाएगा, फिर एक और बार d जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, एक और बार जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। A3 3 प्लस 3d मतलब 3 प्लस 3 गुणा 3 मतलब 12 a प्लस एन डी। ठीक है, A4 a प्लस 4d तो a प्लस 4 गुणा 3, a का मान तो 3 है तो ये मिला 15। 5d या A5 a प्लस 5d 3 प्लस 5 गुणा 3 18 और A6 a प्लस 6d मतलब a की जगह 3 है ना, तो अपन ने सब जगह 3 लिखा है तो इसकी जगह भी 3 लिख दो। तो 3 प्लस 6 गुणा 3 मतलब 21। तो 3 और 24 के बीच में 6 ऐसी संख्याएं हैं, इनको रखोगे तो अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में बन जाएगा और इन्हें आप समांतर माध्य कहते हो, AM कहते हो, अर्थमेटिक मीन कहते हो। समांतर माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। क्या इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये कहानी भी समाप्त है। चलिए, अगर ना क्लियर हो तो बताते रहना कमेंट सेक्शन में, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। www.magnetbrains.com पर जाइए, वहां CBSE हिंदी माध्यम को सिलेक्ट कीजिए, गणित विषय को चुनिए, कक्षा 11वीं चुनिए, उसमें आपको गणित वाले सर का फोटो दिखेगा। जैसे ही आप गणित वाले सर के फोटो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसी भी एक टॉपिक को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें सब कुछ कवर हो चुका है, किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे, टॉपिक लिखा रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा काम है। खैर, उसके अलावा आपको ये भी पता है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन सभी विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या कहीं भी कुछ भी देखने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और जितने लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हैं अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का बोलिए। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।